परीक्षा दी थी उसमें फेल हो गया था वो। तो राजू सर ने बोला कि आप फेल हो गए कोई बात नहीं, आप उत्कर्ष ज्वाइनिंग कीजिए और उसमें सफलता जरूर मिलेगी। तो मेरा बच्चा जो है लखनऊ पीजीआई में परीक्षा दी, उसमें ऑल इंडिया 13वीं रैंक पे आया। क्या बात है, बहुत तो मुझे बड़ा खूबसूरत होता है जब माता पिता के सामने खड़े होके बोलते हैं कि मम्मी पापा मैं सिलेक्ट हो गया, और उनके चेहरे पे जो छोटी सी खुशी आती है ना, वो खुशी पूरी जिंदगी थकान खत्म कर देती है। सेलेक्ट होते हैं तो जैसे आपके गुरुजनों को खुशी मिलती है, तकरीबन वैसी ही खुशी हमें भी मिलती है। इसलिए अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ, क्योंकि जो अभी नर्सिंग का इंस्टीट्यूट चल रहा है और कोचिंग्स वगैरह का, मैं यहीं से कॉलेज हुई है जोधपुर से, मेरी 4 साल यहाँ कंप्लीट हो गई, घर जैसा माहौल मिल रहा है। अब जैसे कि सब लोग कोचिंग के लिए जयपुर वगैरह भाग रहे हैं, जहाँ 1500 बच्चों की मैच ले रहे हैं, जहाँ में कोई गिनती नहीं होती, अपने क्या टीचर से कंटिन्यूटी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। वही एनवायरनमेंट हमें यहाँ जोधपुर में घर जैसे रहते हुए और उत्कर्ष जैसे इंस्टीट्यूट में ऐसे मिल रहा है, और जहाँ पर हमें टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर पा रहे हैं। इसलिए मैं अपना बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि मैं सर से डायरेक्ट हमें जो भी डाउट है वो पूछ सकता हूँ, और सर भी डायरेक्ट हमें इंटरेक्ट होते हैं। ये इसलिए मैं बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ, मैं उत्कर्ष का स्टूडेंट हूँ और मेरे को ये सारी फैसिलिटी मिल रही है जोधपुर आगे हो गया। सर मैं अपने आप को इसलिए भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं आज उत्कर्ष कोचिंग में आया, क्योंकि मैं 2021 पास आउट हूँ और मैं मतलब घर पे तैयारी कर रहा था। फिर मेरे माइंड में आया सर कि आप क्लास देखता था यूट्यूब पे, फिर मेरे माइंड में आया कि मैं ऐसे सफल नहीं हो पाऊँगा, मेरे को उत्कर्ष क्लास में जाना चाहिए और वहाँ ऑफलाइन पढ़ के और सफल होना चाहिए। इसलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं आज यहाँ मेरे घर वालों ने यहाँ भेजा और मैं मेरे टारगेट को अचीव करना चाहता हूँ। सर जब मैं जेएनएम करती थी तो मुझे कंपटीशन का कोई नॉलेज नहीं था, मुझे आगे क्या करना है मुझे कोई भी नॉलेज नहीं था। जिस दिन मैंने एग्जाम खत्म किया, कंप्लीट किया, तो मुझे लगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो मैं यूट्यूब पे जस्ट सर्च कर रही थी कि मैं कहाँ ज्वाइन करूँ, तो मुझे बहुत सारे क्लासेस दिखे। तो मुझे बस आपका और सर बाकी यहाँ के इंस्टीट्यूट का जो भी फैकल्टी है सबके टीचर्स के वीडियोस दिखे, तो मुझे ये अच्छा लगा। तो मैं बहुत डर रही थी कि मैं अगर अपने घर में बोलूँगी कि मुझे जोधपुर जाना है कोलकाता से, तो कोई एक लड़की को इतनी दूर तो भेजेगा नहीं, फर्स्ट थिंग। तो फिर मैंने घर में बोला, बहुत डिस्कशन किया, फिर भी मेरे पेरेंट्स ने बहुत डर के फिर मुझे यहाँ भी भेजा और वो एग्री हुए। तो मैं अपने आप को ये भाग्यशाली मानती हूँ कि वो एग्री हुए, अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ आज नहीं होती। बहुत बहुत हाल फिलहाल में निमांस बेंगलोर में सिलेक्शन हुआ है, और राजस्थान की नहीं पूरी इंडिया की मैं बोलता हूँ कि टॉप मोस्ट फैकल्टी के पास आप पढ़ जाए। हिंदी मीडियम कुछ भी नहीं आता था ना, फिर भी यहाँ पढ़ के हो जाता है। तुम भी अगर पढ़ सकते तो डेफिनेटली हो जाओगे।
840 रैंक थी, आपको अलॉट नहीं होता उसको। अच्छा, जब आपने वो जून वाला एग्जाम दिया और रैंक आपका पीछे आ गया, मतलब जो क्वालिफाइड नहीं हुए, तब दिमाग में क्या था? नहीं मतलब क्यों नहीं हुआ, उसका क्या रीजन था, क्या सोचा? जब भी एग्जाम देने जाती थी पढ़ती तो खूब थी, लेकिन स्ट्रेस में रहती थी। लेकिन जब मैंने नॉर्सेट 5 का एग्जाम दिया था ना, मैंने छोड़ दिया कि ये एग्जाम मैंने एकदम टेस्ट के जैसे ही लिया कि मैं टेस्ट देने जा रही हूँ, और एकदम चिल होके एग्जाम दिया और मेरा। तो आपने नॉर्सेट 4 में तो बहुत चिंता की और 5 में चिंता करनी बंद कर दी, तो 4 में तो सिलेक्शन नहीं हुआ, तो चिंता ज्यादा होनी चाहिए। चिंता की वजह से मेरा स्कोर नहीं रहा था, हाँ, उससे ठीक पहले भी है, 2 एग्जाम दिए। आपने मान लिया, ये तो आपने मान लिया, पर ऐसा थोड़ी होता है, अगर मेरा 4 में सिलेक्शन नहीं हो तो 5 में मुझे तो ज्यादा चिंता होगी। एग्जाम के टाइम स्ट्रेस नहीं लिया, जब दे रही थी उससे पहले एग्जाम stress के अंदर आप बैठे थे, तब आपने अपनी चिंता छोड़ दी थी कि भाई अब चिंता करने से कुछ नहीं होगा, कुछ करेंगे एग्जाम में तो ही अच्छा होगा, तो फिर आपने वहाँ आराम से पेपर पढ़ के उसको ध्यान से दिया ड्यूरिंग एग्जाम। तो जब 4 में सिलेक्शन नहीं हुआ और आप 5, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं इनके साथ सेम सिनेरियो, तो जब आपका 4 में सिलेक्शन नहीं हुआ और आप 5 में एग्जाम से पहले जब तैयारी कर रहे थे, तो आपने जो 4 से पहले तैयारी की और जो 5 में तैयारी की, उसमें कुछ चेंजेस लाए? मैं एग्जाम के टाइम में बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ती थी, मतलब ये भी पढ़ना, वो भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, लेकिन जब मैंने नॉर्सेट 5 का एग्जाम दिया ना, मैंने फिक्स कर लिया कि मेरे को ये 2 बुक ही पढ़नी है, ये नोट्स ही पढ़ने हैं, और कंटिन्यू उसी पे कंटिन्यू रिपीट करती। दैट्स द पॉइंट, मतलब आपने अपने नोट्स को लिमिट कर दिया। पहले आप आधे मिनट पढ़ते थे और फिर आपने क्या किया फिर आपने क्या किया कि भाई ऐसे पार नहीं पड़ेगा, कुछ ऐसा करें कि इतना ही पढ़े, है कि ऐसा होता है, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ से घर जाते हैं कोचिंग से, तो जो बुक हाथ में आई वो शुरू हो जाते हैं और 2 ही घंटे के बाद में उसको साइड में करते हैं, दूसरी नई बुक हाथ में लेते हैं, है कि नहीं? मतलब देयर इज नो कंटिन्यूटी। और इन्होंने क्या किया, अपने नोट्स जो लिखे हुए थे इनको कंसाइज मतलब छोटा किया, उसको लिमिट किया और फिर उनको कई बार पढ़ा। हम कहते हैं एक किताब को 10 बार पढ़ो, ना कि 10 किताबों को एक बार पढ़ो। तो इन्होंने इस फॉर्मूले को अपनाया, तो मतलब एक चेंज था। चेंज जरूरी है, ये तो वही थे, पढ़ाई भी वही थी और सब्जेक्ट भी वही है और पैटर्न भी वही है, क्रेडेंशियल के नाम बदले ना, कोई कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। सेम तरीके से सेम रिजल्ट आते हैं, तरीका बदलते हैं तो रिजल्ट बदल जाते हैं, और तरीके भी कोई अमूलचूल परिवर्तन नहीं है, बस जो चीज रोज कहते हैं कि उसको नोट्स को लिमिट करो, तो इन्होंने लिमिट किया। क्वेश्चन प्रैक्टिस, दूसरा प्रश्न कितना करते थे आप प्रैक्टिस बुक्स में, मतलब आप एमसीक्यू सॉल्व कितने करते थे डेली, रोजाना का प्रैक्टिस करते थे मिला के? ऑनलाइन टेस्ट भी देते थे और अपने बुक्स के क्वेश्चंस भी करते थे। आपने जो थ्योरी ली है पढ़ने के लिए, थ्योरी, वो उत्कर्ष का जो कंटेंट था वो यूज किया क्या? इसके अलावा आपने कोई और मतलब कोई टेक्स्ट बुक का थ्योरी लेना? लेकिन उत्कर्ष के सारे नोट्स पढ़े, लेकिन सॉन्डर्स को टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ा, लेकिन वो नोट्स के जैसे ही मिला उसके अंदर। तो ये इनका तैयारी का तरीका था कि इन्होंने एक एग्जाम दिया, एग्जाम में फेलियर भी था, रैंक नहीं लगा, तो इन्होंने कैसे चेंज किया? आप सबको इस बात को सीखना चाहिए। वर्किंग है, फिर मैम ओटी में वर्किंग थी, तो मैं वहाँ गई, मैम से मैंने मिली, मैम ने बहुत अच्छे से मुझे समझाया कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे पहले करना चाहिए, कैसे उससे एमसीक्यू करने चाहिए। तो स्पेशल थैंक यू टू अगेन चारू मैम एंड राजू सर। एक बार पहले जो नॉर्सेट में परीक्षा दी थी उसमें फेल हो गया था वो, तो राजू सर ने बोला कि आप फेल हो गए कोई बात नहीं, आप उत्कर्ष ज्वाइनिंग कीजिए और उसमें सफलता जरूर मिलेगी। तो मेरा बच्चा जो है लखनऊ पीजीआई में परीक्षा दी, उसमें ऑल इंडिया 13वीं रैंक पे आया। क्या बात है, आज लखनऊ पीजीआई में नर्सिंग ऑफिसर है और अभी उसका दिल्ली में एम्स में हो गया है सिलेक्शन वापस नॉर्सेट में, तो वो दिल्ली जाएगा। जितना स्ट्रगल बच्चे ने किया होगा, सर ने भी बहुत ज्यादा उसमें स्ट्रगल सहन किया होगा और खूब सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सर को सलाह दी होगी। मैं थोड़ा सा 1 मिनट समय भी लूंगा। मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूं कि जब अपन तैयारी करते हैं तो शुरू में मजाक उड़ती है,
आप लोग जैसे ही अपनी तैयारी की शुरुआत करोगे, किसी को बोलोगे ना मैं 80,000 की तैयारी कर रहा हूं, तो वो सिर्फ बोलेंगे ओहो ऐसे मिलते हैं 80,000, तुम जैसों को मिलते हैं, सबको मिल जाए। थोड़ी तो होती है मजाक। उसके बाद अगर तुम उस तैयारी के लेवल के आ जाते हो, 1-2 नंबर से रहना करना नजदीक पहुंचते हो ना, तो होता है तुम्हारा विरोध। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपको भी किसी के माध्यम से ये ताने सुनने को मिले थे, और या जब आपके बच्चे ने बोला था कि पापा मैं 80,000 की नौकरी लगूंगा, तो पहली झलक में विश्वास था क्या कि 80,000 मेरे बेटे को भी मिल सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल सही बात है ये। मैं मेरे बच्चे की सगाई की हुई थी, तो वो मेरे को छोड़नी भी पड़ गई। उसके जो ससुर जी बने थे, उन्होंने बोला कि कहाँ नौकरी लगेगी और क्या होगा, ये तो सब झूठ बना रहे हैं। उस चक्कर में मेरे वो सगाई भी छोड़नी पड़ी मेरे को। उसको इतना बुरा लगा कि ये बात मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, क्योंकि वो जब पहले जो नॉर्थ साइड में परीक्षा दी थी, उसमें वो बहुत रैंक पीछे रह गया था। तो उसी जगह में उन्होंने किसी आदमी को बोल दिया, और वो आदमी वापस आके उसी बच्चे को बोल दिया कि कहाँ नौकरी लगेगी, ये तो सब झूठ बहाने हैं। तो मैंने कहा ऐसे नहीं होगा। उसको थोड़ा सा टाइमिंग का किया कि इतने बजे उठो और यहाँ तक पढ़ाई करो, बीच में आपको लंच करना है चाहे कुछ करना है, उसमें टाइमिंग में आप बंदिश रहो, और जो काम करना है वो आप अपना करो, दूसरा घर का काम सब छोड़ दो, तो सब हो गया होगा। मतलब मुझे ये इस सम्मान से ज्यादा जो एक्साइटमेंट और जो खुशी इन सबको रूबरू देखने में है ना, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मतलब मैं राजू सर कैसे सामने देख रही हूँ, सिद्धार्थ सर कैसे सामने देख रही हूँ। मैंने जो भी पढ़ा है सारा ऑनलाइन ही पढ़ा है यूट्यूब पे, और जो उनकी टेस्ट सीरीज वगैरह एमसीक्यू क्लासेस ले रखी थी उनसे ही पढ़ा है सब कुछ। तो ऐसे देखती थी तो मन में ऐसे ही पहले ख्याल आता कि मैं कब इनसे ऐसे मिलूंगी, कब मेरा सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ होगी कि मुझे सर सामने से बुलाया, मैं ऐसे जाऊँ, ऐसे कुछ बातें शेयर करूँ, और वो मतलब सच हो रहा है आप सबके सामने, और मैं सब सर के सामने ऐसे बोल पा रही हूँ। मतलब वही बड़ी बात है। और मैं अभी मतलब ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एम्स जोधपुर में जाऊंगी। पहले एम्स जोधपुर मुझे मिला तो पहली बात मेरे दिमाग में ये आई कि ये तो वही है जहाँ से मैंने क्लासेस देख रही थी, जोधपुर उत्कर्ष से, मतलब वही सब। मेरे मम्मी पापा भी यही से मतलब ऐसे खुश हुए थे कि ये सिद्धार्थ सर को मिलेगी, अभी राजू सर को मिलेगी, ऐसे सब। और फिर मैं जब ड्यूटी पे गई वार्ड में, ऐसे जैसे चार मैम को मैंने देखा है लेकिन कभी उनसे बात करने का मौका नहीं मिला। फिर सूरज सर को एक दिन तो मैं मिल चुकी थी। फिर मुरली सर का हमने इन्फेक्शन प्रिवेंशन वाला ऐसे लेक्चर भी अटेंड किया था। सबको मतलब वो वाली वाइब और जो फील आती है बहुत अच्छी आती है। तो मतलब थैंक यू सो मच। मतलब मैं बयान नहीं कर सकती वर्ड से कि कैसे मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। मैंने बहुत मतलब ये मेहनत की। पहले मैं ऐसे ही देखती थी यूट्यूब की क्लासेस, एम्स के लिए नहीं देखती थी। मैंने पहले स्टेट गवर्नमेंट क्लियर की थी, फिर उसके बाद मेरी जो एनवीएस की आई थी वो मेरी क्लियर हुई। फिर इसके बाद ये एम्स जोधपुर पहले तो मेरे 22 में जो दिया था मेरा हुआ नहीं, पीछे रैंक आई थी, क्वालिफाई हो चुकी थी। फिर उसके बाद तो मुझे ऐसा लगता है मैं कैसा ही होगा। फिर तो मैं टेक्स्ट बुक से कम तो मैं वीडियोस ही देखती थी। उससे मुझे अच्छा लगता था कि मैं वीडियोस देखेंगी तभी फ्री रहूंगी, तभी ऐसा अच्छे से पढ़ पाऊंगी। फिर उसके बाद तो मुझसे में हो ही गया और सीधे यहीं पे अभी मैं और चाहती हूँ थोड़ा और सपोर्ट करो, मैं राजकोट चली जाऊँ। जरूर जाऊंगा। अल्फाजों के अभाव में लज्जत है हमारी कलम, ऐसे गुरुओं के आगे जिन्होंने हमारा परिचय आप लोगों से कराया। हम सबके आदरणीय और आदरणीय प्रातः स्मरणीय डॉक्टर निर्मल गहलोत सर हमारे बीच में आ चुके हैं। ये पूरे अखंड भारत की आवाज है जो सर के कानों में जा रही है। हर एम्स से पहुंचे हुए विद्यार्थी, तो वोकेबुलरी के एग्जाम्स हो, एसडीपीआई के हो, पाठोचरी के हो, एम्स ऋषिकेश पूरे अखंड भारत के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बनाने का काम कर रहा है। अभी मैंने बताया था एम्स ऋषिकेश है, एम्स देवगढ़ है, कल्याणी है, भुवनेश्वर है, भोपाल है, रायपुर है, बिलासपुर है, बहुत अलग अलग यानी हजारों किलोमीटर दूर बैठ के वो नर्सिंग विद्यार्थी हम तक सारे तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन काफी हद तक जोधपुर एम्स के चुनिंदा ये सितारे जो आपके सर चमकते हुए नजर आ रहे हैं, 80,000 की सैलरी के हकदार आपके सामने बैठे। अभी भारतीय बोलो, मेरा
अखंड भारत का मतलब मेरा तात्पर्य है कि कोई पाकिस्तान में भी गया है, श्रीलंका भी जाएगा सर। नेपाल भूटान में भी है। नर्सिंग ऑफिसर तो सर अब दो ही चीज हम सार्थक करेंगे, या तो बंदा नर्सिंग करेगा नहीं, और करेगा तो उत्कर्ष से ही पढ़ेगा। बेसिकली मैं हमेशा बोलता हूँ कोविड के अंदर जो है उस समय ख्याल आया कि नर्सिंग की भी क्लासेस अपने को बहुत अच्छी तरीके से चलानी चाहिए। जब मेरी माता जी एम्स जोधपुर में भर्ती थी और उनसे एक नर्सिंग ऑफिसर जो था उनके थ्रू उससे वीडियो कॉल पे बातचीत होती थी, पता चला कि हाँ अच्छे से ध्यान रख रहा है। हम कोई पास में नहीं थे उस समय, तो उस समय मुझे लगा यार अपने नर्सिंग ऑफिसर से भी जान पहचान तो होनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि बहुत काम के लोग हैं। तो इसलिए शुरू कर दिया। सबसे पहले राजू सर मिले और कहते हैं उसके बाद में फिर कारवां बनता गया, और आज की तारीख में तो पूरी टीम इतनी मजबूत है कि नर्सिंग के क्षेत्र में पूरे भारत में झंडे गाड़ रही है। मेरी बात तो ये परीक्षा जीवन की परीक्षा नहीं है। जीवन में बहुत कुछ करने के बाद थोड़ा बहुत तनाव दबाव तो आएगा। जो मेहनत करेगा उसको थोड़ा बहुत तो टेंशन होगा, मेरा होगा कि नहीं होगा ऐसा लेके लगेगा। जीवन में कोई भी काम करना है जम के करो, उसके लिए मेहनत अच्छे से करो, और उसके बाद में सफलता मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो कहो भाड़ में गई। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना उसको। हो सकता है ईश्वर ने आपके लिए कुछ और अलग, कुछ और विशेष कुछ लिखा हो। मेरा सपना था आईआईटी क्रैक करने का, तो आईआईटी तो क्रैक नहीं हुआ। 10th के बाद में मैंने 11th के अंदर साइंस मैथमेटिक्स लिया। 10th तक मैं स्कूल टॉपर होता था, लेकिन 11th में सरकारी स्कूल में हमारे टीचर्स भी पूरे नहीं होते थे। बड़ी मुश्किल से 11th पास की, और 12th के अंदर तो ट्यूशन के पैसे नहीं, कहीं और पढ़ने के लिए पैसे नहीं, और जो मेरा फेवरेट विषय होता था उसी विषय में सप्लीमेंट्री आई थी मैथमेटिक्स में। तो मन तो किया था मेरा भी कि यार अब क्या मतलब जीवन में बचा ही क्या है। 2-4 दिन एक कुएं के आसपास घुमा ही था मेरी। फिर मैंने सोचा साला गोली मारो यूं ही माँ परेशान होगी, कोई मतलब वाली बात नहीं है, और कुछ और विशेष करते हैं। आईआईटी नहीं किया तो क्या हो गया, मैं फिर आईटीआई में चला गया। घर वालों ने सबने कहा कि आईटीआई का अच्छा कोर्स है। मेरे चाचा जी ने आईटीआई एयर कंडीशन मैकेनिक में कर रखा था, तो आईटीआई में चला गया। अब एयर कंडीशन मैकेनिक का कोर्स में वो आयरन जो होता है ना, कायोजिनेबल, वो आयरन गरम वो तो पीछे की जगह डंडा आगे से पकड़ लेता था, हाथ जला लेता था, कुछ भी नहीं पल्ले नहीं पड़ रहा था। 4-5 महीने हो गए। कभी न कभी ऐसा होता है, देखो करते करते अंदर से आवाज आती है तुम किस लिए बने। अभी नर्सिंग किए हो तो उसके पहले हो सकता है इधर उधर भटके होंगे। मुझे अंदर से आई यार आवाज की, निर्मल गलो तो कुछ भी बन जाएगा, एयर कंडीशन मैकेनिक तो ढंग से नहीं बनेगा। और इसलिए फिर मैं निकल गया और घर पे आके मम्मी पापा को कहा कि ये एयर कंडीशन मैकेनिक का काम तो नहीं होएगा, मतलब मेरे से ऐसी खराबी होएगा, सही नहीं होएगा, परेशान हो रहा हूँ। मैंने कहा क्या करेगा, मैंने कहा पढ़ाने में रुचि, पढ़ाऊंगा। उसके बाद में मैंने आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में 1200 रुपए की नौकरी पढ़ाना शुरू कर दिया। उसको मेरे जीवन के एकदम स्वर्णिम काल शुरू हो गया था। पढ़ाने में खूब मजा आने लगा, और पढ़ाने के अंदर फिर जितना चरम हो सकता है वो चरम को फिर छुआ कि जिस लेवल पे पढ़ा सकते हैं उस लेवल पे पढ़ा। मैंने कई सारे ऐसे देखे जो नर्सिंग ऑफिसर नहीं बने, लेकिन उन्होंने अपना क्लिनिक लेके बनाया, उसके अंडर में कई सारे नर्सिंग ऑफिसर है और बहुत बढ़िया तरीके से अपना काम कर रहे हैं। कोई और अलग फील्ड के अंदर भी अपना नाम जो है वो कर रहा है। तो ये कोई जीवन की परीक्षा नहीं है, पहली बात ये। और दूसरा, जो लोग थोड़ा बहुत भी आप अध्यात्म में आप समझते हैं तो आपको पता है ये सब आत्मा पे पड़ी हुई छापे हैं। आत्मा अजर है, अमर है, और जो भी मुक्त होती है वो आत्मा मुक्त होती है। तो शरीर से मुक्ति पाना तो ये तो कोई इलाज ही नहीं, वो उल्टा परेशान हो जाता है, उल्टा और भटकेगा, वापस से उसका पुनर्जन्म होगा और ज्यादा परेशान। और ये स्वयं सिद्ध बात है। मान लो किसी को अभी तेज ठंड लग रही है, सर को अगर ठंड लग रही है, अभी ऐसा महसूस भी हो रहा है, तो अभी सर ठंड से बचने के लिए अपना शर्ट भी उतार के फेंक देंगे तो क्या ठंड से बचेंगे क्या? ये तो उल्टा काम हो गया ना। अगर ठंड से बचना है तो इसके लिए क्या करना है? कोट पहनना है, जैकेट पहनना है। इसलिए कोई स्ट्रेस हो गया, दबाव हो गया, तनाव हो गया, डिप्रेशन हो गया,
तो उसमें किसी ने सुसाइड कर लिया, तो वो तो उसी प्रकार से हो गया कि वो शर्ट को उतार के फेंक रहा है। भाई कोट पहन तू, अब तुम सब टेंशन से दूर हो, थोड़ा ध्यान कर, मेडिटेशन कर, थोड़ा इस बात का आभास कर कि जीवन के अंदर यही सब कुछ नहीं है, इसके अलावा भी जीवन के अंदर बहुत कुछ है। ऐसा करके महसूस कर, नहीं तो और ज्यादा अनसेटल हो जाते हैं, क्योंकि परेशान तो आत्मा होती है। और बाकी रही जिंदगी की बात, तो मैं हमेशा लेके मजाक में घर पे भी लेके करता हूँ। अधिकतम आज से अगर मैं लेके सोचूं तो मेरे ख्याल से अपने में से जितने लोग बैठे हैं वो आज के बाद अधिकतम 50 वर्ष से लेके 100 वर्ष तक और जी सकते हैं, बहुत अधिकतम। बोलो सही है कि तो एक दो होगा जो दुखी हो रहा होगा, सर ऐसी बात नहीं है, मैं तो 100 से ज्यादा भी, भाई कम से कम 20 साल के लोग तो आप बैठे हो। हर एक लाइन को अगर आप महसूस करोगे तो सर की छवि में आपको जरूर दिखेगी कि मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ, कि मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ, और आसमां से ज्यादा जमी की कदर जानता हूँ, और छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता, जिंदगी में जितना जरूरी है उतना सब्र जानता हूँ, और मेहनत बढ़ी तो किस्मत बढ़ चली, मेहनत बढ़ी तो किस्मत बढ़ चली, और छालों में छिपी लकीरों का असर जानता हूँ, और मैं बेवक्त बेहिसाब बेवजह मुस्कुरा देता हूँ, और आधे दुश्मनों को तो मैं यूं ही हरा देता हूँ।